वीएस क्लासेस अमलाई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने बताया है और बार बार बताते आ रहे हैं कि हमारी जो टीम है वीएस क्लासेस अमलाई की, वो आपके लिए मिशन कांस्टेबल 2026 लेकर के आई हुई है। थोड़ा सा रिकेप यहाँ पर देना चाहूंगी कि आने वाले एग्जाम जो भी 4 से 5 महीने के ड्यूरेशन में होने वाले हैं एमपी कांस्टेबल के एग्जाम, उसको लेकर के ये हमारी मिशन जो है शुरू हुई है। ठीक है, तो 4 से 5 महीने का ये हमारा सेशन रहने वाला है। इसमें हम आपको कंप्लीट सिलेबस देने वाले हैं। कहाँ पर? आपके यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, यानी आपकी तैयारी में ब्रेक नहीं लगने वाला है। क्यों? क्योंकि क्लासेस डेली आने वाली हैं, आपको जो है वीडियोस डेली मिलेंगी। ठीक है, रिकॉर्डेड बैकअप होगा क्योंकि यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है, तो आप बार बार देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपको वीकली टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराए जाएंगे, पीडीएफ नोट्स भी दिया जाएगा। कहाँ पे दिया जाएगा आपको मैं आगे चल के बताऊंगी। डाउट सेशन, मॉक टेस्ट, सब कुछ, मतलब आपकी तैयारी में जो जो चीजें आपको जरूरत है सब कुछ यहाँ हम कराने वाले हैं। ठीक है, पीडीएफ नोट्स के लिए आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे आपको 2 क्यूआर दिखाई दे रहा होगा, एक टेलीग्राम का है, एक इंस्टा का है। टेलीग्राम क्यूआर को आप स्कैन करते हैं और इसके माध्यम से हमसे कांटेक्ट करते हैं, तो आपको जो भी सब्जेक्ट्स जो हम पढ़ा रहे हैं और उससे रिलेटेड वीडियोस आपको पसंद आ रही है, तो उसके पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। इंस्टाग्राम पे अगर आप जाते हैं तो वहाँ हम आपको मिलेगा जीके, जीएस और जो भी करंट अफेयर्स है उससे रिलेटेड शॉर्ट वीडियोस। ठीक है, जो आपकी तैयारी में भी आपकी मदद करने वाले हैं। ठीक, ये सारी चीजें हो गई हमारी ऑनलाइन क्लासेस के लिए। इसके अलावा अगर आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस में, क्योंकि ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन क्लासेस भी संचालित हो रही हैं, तो अगर आप ऑफलाइन क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए 9302707186 इस नंबर पे हमसे संपर्क करिएगा। ठीक है, क्वालिटी में कहीं भी कमी नहीं आएगी, चाहे वो ऑनलाइन क्लास हो या ऑनलाइन क्लास। आपको पूरा सिलेबस यहाँ पे ऑफलाइन भी कराया जाएगा और ऑनलाइन भी आपको पूरा सिलेबस कराया जाएगा। तो जैसे भी आप कैपेबल है उसको आप ट्राई करिएगा, पढ़िएगा। ठीक है, चलिए आते हैं हमारे आज के लेक्चर में। ठीक है, तो मेरे साथ आप पढ़ रहे थे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, जिसमें हमने स्टार्टिंग में उसका परिचय देखा था, फिर गठन पुनर्गठन देखा था मध्य प्रदेश का, संभाग जिले देखे थे, उसके भौतिक प्रदेशों का विभाजन, कितने भौतिक प्रदेशों में मध्य प्रदेश बटा हुआ है, वो सारा चीज हमने देखा था। ठीक है, जैसे हमने 9 भौतिक प्रदेश थे, फिर वो 7 भौतिक प्रदेशों में बदले, 2 जो है छत्तीसगढ़ के साथ अलग कर दिए गए। ठीक है, और 7 जो भौतिक प्रदेश हैं उनको मुख्य रूप से 3 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया था। सब कुछ डिटेल में हमने फैक्ट्स के साथ, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ और डिटेल में मैप के साथ में पढ़ा था लास्ट वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो पिछली वीडियो में सबसे पहले आप देख लीजिए, उसके आगे का ये पार्ट है। ठीक है, आज की क्लास में हम देखेंगे मध्य प्रदेश के पर्वतों के बारे में। ठीक है, पर्वत श्रेणी, पर्वत श्रृंखलाएं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मध्य प्रदेश की जो पर्वत श्रृंखलाएं है वो मुख्य रूप से 2 पर्वत श्रृंखलाओं का हिस्सा है। 2 पर्वत श्रृंखलाओं का, 2 पर्वत श्रेणियों का हिस्सा है, या कहना चाहिए 2 प्रमुख पर्वत श्रेणियों से मिल करके हमारा मध्य प्रदेश बना हुआ है। ठीक है ना, कौन से 2 प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं? एक है विंध्य, दूसरा सतपुड़ा। ठीक है, विंध्य और सतपुड़ा, इन्हीं 2 पर्वत श्रृंखलाओं की मदद से पूरा मध्य प्रदेश का जो पर्वतीय हिस्सा है, पठारी हिस्सा है, निर्मित हुआ है। ठीक, तो थोड़ा सा मैप के साथ भी इसे समझते चलते हैं और डिटेल भी हम इसे देखेंगे। ठीक है, अगर मैप में आप देख पा रहे हो तो ये ब्लू कलर में आपको दिख रहा है, ये नर्मदा घाटी क्षेत्र है। ठीक है, नर्मदा घाटी क्षेत्र, जहाँ पे नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। ठीक है, इसके उत्तरी भाग में आपको विंध्य पर्वत श्रेणी, ये विंध्याचल रेंज आपको दिखाई देगा। ठीक है, पूरा नर्मदा नदी के पूरे उत्तर का जो हिस्सा है आपको दिखाई देगा, क्या? विंध्याचल श्रेणी। और मालवा के जस्ट नीचे का, ये भी ध्यान रखिएगा कि नर्मदा नदी का उत्तर और मालवा के दक्षिणी हिस्से में बीच में आपका विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो है फैली हुई है। ठीक है, इसके बाद नर्मदा नदी के दक्षिण में सतपुड़ा मैकाल श्रेणी आपका यहाँ पे विस्तृत रूप से फैला हुआ है, उसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये 2 प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं। इसके अलावा इनसे संबंधित या इन्हीं से निर्मित छोटी छोटी पर्वत श्रेणियां भी हैं, उनको भी हम यहाँ पर डिटेल में देखेंगे। थोड़ा सा डिटेल को समझते हैं। इसमें देखिए सिगार चोटी देखने को मिलेगा, गोपाचल पर्वत है, सद्भावना चोटी है, भांडेर कैमूर की पर्वत, मैकाल, महादेव, राजपीपला, इन सभी को अभी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए, तो जैसे पहला भाग हमारा कह रहा है, या पहला फैक्ट हमारा कह रहा है उत्तरी सीमा के लिए, कि विंध्य पर्वत नर्मदा के उत्तर में और मालवा के पठार के दक्षिण में स्थित है।
ठीक है, अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जो हमारी विंध्य पर्वत श्रेणी है वो नर्मदा नदी के उत्तर में और मालवा पठार के दक्षिण में विस्तृत है, फैला हुआ है। ठीक है, दूसरा नर्मदा नदी दोनों पर्वतमालाओं, कौन कौन सी, एक तो विंध्य, दूसरा सतपुड़ा, दोनों पर्वत श्रृंखलाओं के, दोनों पर्वतमालाओं के बीच में भ्रंश घाटियों में प्रवाहित होती है, भ्रंश घाटियों में प्रवाहित होती है। ठीक है, वहीं दक्षिणी सीमा कौन बनाता है, तो सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत जो है दक्षिणी सीमा बनाता है मध्य प्रदेश का, और नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में ये स्थित है। ठीक है, और दोनों ही पर्वत जैव विविधताओं के लिए, खनिज उत्पादन के लिए प्रमुख है, प्रसिद्ध हैं। ठीक, इन सभी को बारी बारी से डिटेल में अभी हम चर्चा करते हैं, देखते हैं। ठीक है, अगर इनके भू आकृतिक स्वरूप को देखें, मतलब ये कैसे बने हुए हैं, मध्य प्रदेश के जो पर्वत पठार हैं वो बने कैसे हैं। ठीक है, तो खंड पर्वत किसे कहा गया है, सतपुड़ा पर्वतमाला जो है खंड पर्वत का उदाहरण है। अब ये खंड पर्वत क्या होता है समझिए, पृथ्वी की पपड़ी में भ्रंश के कारण, ठीक है ना, आप इमेज में देख पा रहे होंगे, दो पर्वत हैं, उनके बीच में जब दरार आ जाती है और एक भ्रंश जैसा बन जाता है हिस्सा। ठीक है, भ्रंश मतलब गहराई में चली जाती है बहुत बड़ा हिस्सा, भूभाग, तो उसे भ्रंश कहा जाता है। ठीक है, तो भ्रंश के कारण ही आपका सतपुड़ा पर्वतमाला का निर्माण हुआ है, यानी मध्य प्रदेश में भ्रंश घाटियों की वजह से जो पर्वत बन करके आया है उसे सतपुड़ा नाम दिया गया है, ध्यान रखिएगा। तो सतपुड़ा कैसी पर्वत है, खंड पर्वत है, पूर्णतः खंड पर्वत है। ठीक है, और भ्रंश घाटियों में स्थित है। वहीं अवशिष्ट पर्वत दो हैं, एक खंड पर्वत है, दूसरा अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है विंध्य पर्वतमाला। ठीक है, कैसे, प्राचीन पर्वतों के अपर्दन के कारण जो बचा हुआ शेष भाग होता है, जैसे बड़े बड़े पर्वत श्रृंखलाएं बहुत ऊंची ऊंची प्राचीन समय में, धीरे धीरे उनमें अपर्दन होने लगता है और उनकी हाइट वगैरह थोड़ा घट जाती है, कम हो जाती है। उनके अपर्दन के कारण जो बचा हुआ शेष पर्वत का होता है वही आपका क्या, अवशिष्ट पर्वत कहलाती है, जिसका उदाहरण है विंध्याचल पर्वत श्रेणी हमारे मध्य प्रदेश की। ठीक है, तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी अवशिष्ट पर्वत और आंशिक रूप से खंड पर्वत का हिस्सा है। अगर सतपुड़ा पर्वतमाला की बात करें, ये पूर्णतः खंड पर्वत का हिस्सा है। इस तरह से इनका निर्माण हुआ है। ठीक है, चलिए एक एक करके सभी पर्वत श्रेणियों को देखते हैं। यहाँ पर विंध्य पर्वत श्रृंखला कहां से कहां तक विस्तार है, उत्तर और दक्षिण भारत की प्राचीन सीमा का निर्माण करता है। ये विंध्य पर्वत क्या करता है कि उत्तर और दक्षिण भारत की प्राचीन सीमा है, बनाती है। ठीक है, क्योंकि बीचों बीच से गुजरती है मध्य प्रदेश के, और मध्य प्रदेश पहले से ही भारत के बीचों बीच में है, तो उत्तरी और दक्षिण सीमा को ये निर्मित करती है, बनाती है। ठीक है, कुछ फैक्ट हैं उसके साथ इसे समझते हैं। जैसे नर्मदा नदी के उत्तर में हमने अभी देखा कि नर्मदा नदी के उत्तर में एवं मालवा पठार के दक्षिण में इसका विस्तार है, पूर्व से पश्चिम दिशा तक। ठीक है, पूर्व से पश्चिम तक इसका विस्तार है, नर्मदा के उत्तर में और मालवा पठार के दक्षिण में। क्लियर है, चलिए संरचना कैसे बनी हुई है, तो बलुआ पत्थर और चूना पत्थर, इनसे निर्मित हुआ है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। ठीक है, हमारी विंध्याचल पर्वत श्रेणी, एक बार फिर से मैप को देखिए आप वापस से, ताकि दिमाग में सारी चीजें बैठी रहे। हम इस हिस्से की बात कर रहे हैं, हम इस हिस्से की बात कर रहे हैं नर्मदा नदी से जस्ट ऊपर, यानी उत्तरी भाग में, और ये मालवा है। ठीक है, मालवा के नीचे वाला हिस्सा ये आपकी विंध्याचल रेंज है, इसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका निर्माण हुआ है किससे, बलुआ पत्थर और चूना पत्थर से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या प्रमुख है, यह उत्तर और दक्षिण भारत के बीच ऐतिहासिक प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है और बहुत से जल प्रपातों का भी निर्माण करती है, यानी इस क्षेत्र में बहुत सारे आपको जल प्रपात मिलेंगे। इसके अलावा अपनी जैव विविधता के लिए भी यह बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। थोड़ा सा यहाँ पर हम देख लेते हैं उन जल प्रपातों को जो इस पर्वत श्रेणी पर स्थित है। जैसे बहुटी जलप्रपात, ये मऊगंज में स्थित है। मऊगंज क्या है, जल प्रपात, ध्यान रखिएगा। मऊगंज कहाँ, रीवा सेलर नदी पर स्थित है, सेलर। क्लियर है, ठीक है। आगे चचाई जलप्रपात, सबसे ऊंचा जलप्रपात भी है चचाई, रीवा में बीहड़ नदी पर स्थित है, बीहड़ नदी, ये नदी का नाम है, ध्यान रखिएगा।
ठीक है। केवटी, ठीक, केवटी ये भी आपका रीवा में है, महाना नदी पर, महाना नदी जो कि तमसा की सहायक नदी है। ठीक है, ये हो गई। और एक है आपका पांडव जलप्रपात, ठीक है, कहाँ है ये? पन्ना में है। और पन्ना में देखिए क्या चीज है आपका, पन्ना नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान। और उस राष्ट्रीय उद्यान के किनारे पर ही, यह कहना चाहिए पन्ना में आपके पांडव जलप्रपात के किनारे राष्ट्रीय उद्यान बसा हुआ है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है ना, इतनी चीजें हो गई। ये कहाँ की हम बात कर रहे हैं, ये प्रमुख जलप्रपात हैं आपके, प्रमुख जलप्रपात हैं जो कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी पर स्थित है। ठीक है, चलिए आगे। जैव विविधता के लिए तो प्रसिद्ध है ही, बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान, चाहे आपका कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान हो, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, सभी स्थित हैं इस पर्वत श्रेणी पे। ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए इससे रिलेटेड। अब इसके हिस्सों को भी हम देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमने स्टार्टिंग में आपको मैप में बताया था कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी 3 हिस्सों में बटा हुआ है। एक हमने अभी विंध्य पर्वत श्रेणी देखा जो कि मध्य प्रदेश का या विंध्याचल का एकदम पश्चिमी हिस्सा होता है। ठीक है, कैसे देखिए। ठीक है, थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं तो चीजें समझ में आएंगी आपकी। हाँ, अगर मैं यहाँ पे बताऊं, क्लियर कर देते हैं, फिर देखिए। देखिए ये विंध्याचल श्रेणी है, विंध्याचल रेंज है। इसका जो एकदम पश्चिमी हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा, ये विंध्याचल रेंज होता है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। इसका मध्य हिस्सा भांडेर श्रेणी कहलाता है, यहाँ पे आपका होगा भांडेर श्रेणी। और पूर्वी हिस्सा, विंध्याचल का पूर्वी हिस्सा कैमूर श्रेणी कहलाता है। ठीक है, इस तरह से विंध्याचल 3 भागों में बटा हुआ है, छोटी छोटी पर्वत श्रेणियों में। तो यहाँ आपको विंध्याचल पश्चिमी हिस्सा, जिसके बारे में अभी हमने देखा, मध्य हिस्सा भांडेर श्रेणी कहलाता है, और पूर्वी हिस्सा कैमूर। तो इन दोनों को भी यहाँ पर हम डिटेल में अलग से देखेंगे। जैसे भांडेर पर्वत श्रेणी की हम बात करते हैं, सबसे पहले कौन सा हिस्सा है, विंध्याचल का मध्य हिस्सा है। ठीक है, भांडेर श्रेणी मध्य भाग है विंध्याचल का। ठीक है, कहाँ पे है, मध्य प्रदेश का उत्तर पूर्वी भाग, वही नर्मदा नदी के उत्तर में और फिर मालवा के दक्षिण में। ठीक है, तो सर्वोच्च चोटी, इसकी सर्वोच्च चोटी है सद्भावना चोटी, जिसे गुडविल पीक भी कहा जाता है। ठीक है, भांडेर की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना चोटी, कहाँ, गुडविल पीक कहा जाता है इसे, दूसरा नाम है। 752 मीटर इसकी हाइट है, दमोह जिले के संग्रामपुर घाटी में स्थित है, संग्रामपुर घाटी, संग्रामपुर घाटी। ये वही घाटी है, ये वही जगह है जहां रानी दुर्गावती, गोंडवाना राज्य की रानी दुर्गावती और अकबर, बादशाह अकबर होते हैं मुगल बादशाह, उनके सेनापति आसफ खां के बीच में युद्ध होता है इसी संग्रामपुर घाटी में। और इसी युद्ध के दौरान रानी दुर्गावती जो है वीरगति को प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो ये उसी जगह के बारे में है। तो सबसे ऊंची चोटी सद्भावना चोटी, गुडविल पीक कहा जाता है, 752 मीटर हाइट है इसकी, दमोह में संग्रामपुर घाटी पर स्थित है। तो ये सद्भावना चोटी किसकी, भांडेर की सबसे ऊंची चोटी हुई। ठीक है, इसके अलावा क्या क्या चीजें यहाँ पे स्थित हैं, तो सिद्ध बाबा चोटी स्थित है यहाँ पे, जो कि बुंदेलखंड की सर्वोच्च चोटी है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 2 फैक्ट बोला जा रहा है, क्या क्या, एक तो ये कहा जा रहा है कि बुंदेलखंड, बुंदेलखंड की ऊंची चोटी, जिसे सिद्ध बाबा नाम दिया गया, सिद्ध बाबा, हाइट कितनी है उसकी, 1172 मीटर, 1172 मीटर। लेकिन इसी बुंदेलखंड में स्थित है आपका भांडेर श्रेणी, और भांडेर श्रेणी की उच्च चोटी आपकी सद्भावना पीक है, 752 मीटर हाइट है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्षेत्र आपको कैसा है, चट्टानी और पठारी स्वरूप है, बहुत ज्यादा मुख्य रूप से ये चट्टानी और पठारी क्षेत्र में बटा हुआ है। अगला है कैमूर, ये मध्य प्रदेश का और विंध्याचल का पूर्वी हिस्सा है, ये विंध्याचल का पूर्वी हिस्सा है, रीवा एवं सीधी क्षेत्र में इसका विस्तार होगा। ठीक है, प्रमुख स्थल यहाँ पे त्रिकुटा पर्वत, त्रिकुटा पर्वत पे जिसमें मैहर स्थित है, मैहर, माँ शारदा का मंदिर स्थित है यहाँ पे, माँ शारदा का प्रसिद्ध मंदिर यहाँ पर स्थित है। ठीक है, इसके अलावा गिद्धराज पर्वत जिला सतना में स्थित है,
जल विभाजक का ये काम करती है। जो कैमूर पर्वत श्रेणी है, यमुना नदी और आपकी कौन सी सोन नदी, इन दोनों के बीच जल विभाजक का ये काम करती है, ठीक है। और केन नदी का उद्गम स्थल भी है कैमूर की श्रेणियां, ध्यान रखिएगा। क्या क्या मैंने बताया कि रीवा एवं सीरी क्षेत्रों में इसका विस्तार है, ठीक है। त्रिकुटा पर्वत प्रमुख जगह है, यहाँ पे धार्मिक स्थल है और आपका घूमने योग्य जो है स्थल है, ठीक है, प्रदर्शनीय स्थल है। माँ शारदा का मंदिर जो कि मैहर में स्थित है, सतना जिले में, इसी त्रिकुटा पर्वत पे गिद्धराज पर्वत स्थित है, सतना जिले में लगता है। जल विभाजक का काम करता है ये कैमूर पर्वत श्रेणी यमुना और सोन के बीच में, ठीक है। केन नदी का उद्गम यहाँ से होता है। इसके अलावा प्रसिद्ध जलप्रपात अभी हमने जैसे बताया ना, विंध्याचल पर्वत श्रेणी में प्रमुख जलप्रपात कौन कौन से थे? बहुटी हो गया, केवटी हो गया, चचाई जलप्रपात हो गया, पांडव जलप्रपात हो गया, ये सभी प्रमुख जलप्रपात यहाँ पर स्थित हैं, ठीक है। और इसका निर्माण बलुआ पत्थर के कारण हुआ है, यानी मुख्य रूप से बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, ये जो है बहुत ज्यादा मात्रा में इस क्षेत्र में पाए जाते हैं, पूरे विंध्याचल की अगर हम बात करें तो, ठीक। चलिए आगे बढ़े। हाँ, जो चीजें आपको समझ में आ रही हैं आप क्या करिएगा, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा फैक्ट, और जो एक्स्ट्रा है वो मैं खुद बताती जाऊंगी, ठीक है ना। तो चीजों को आप समझिएगा ध्यान से। आगे हम बढ़ते हैं सतपुड़ा। जो प्रमुख पर्वत श्रेणी हमने देखा विंध्याचल और फिर सतपुड़ा, दो भागों में बटा था। विंध्याचल के बारे में हमने देखा 3 भागों में बटा था। पश्चिमी भाग जो है आपका कौन सा, विंध्याचल पर्वत श्रेणी कहलाती है। मध्य भाग आपको क्या कहलाता है, आपका भांडेर, और पूर्वी हिस्सा कैमूर, ठीक है। और नर्मदा नदी के दक्षिणी हिस्से में, उत्तरी में तो आपका विंध्याचल है, दक्षिणी हिस्से में आपको मिल जाएगा सतपुड़ा श्रेणी की श्रृंखला, ठीक है। कहाँ है इसका विस्तार, कहाँ से कहाँ तक, तो गुजरात से लेकर के पूर्व में छत्तीसगढ़ तक इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा। नर्मदा नदी का उद्गम यहाँ से हुआ है और ताप्ती के दक्षिण में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, नर्मदा और ताप्ती के बीच में इसकी स्थिति है। क्लियर है, नर्मदा और ताप्ती के बीच में इसका विस्तार है, स्थिति है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या क्या चीजें प्रमुख है। हाँ, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो सतपुड़ा पर्वत है वो पूर्णतः खंड पर्वत है, पूर्णतः खंड पर्वत है, ठीक है। क्या चीज है इसकी विशेषताओं के बारे में, तो घने वन यहाँ सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। खनिजों के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है सतपुड़ा पर्वतमाला, यहाँ पे प्रमुख रूप से बहुत सारे खनिज आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और साथ में समृद्ध जैव विविधता के लिए ये आपका बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बात किया जाता है। तो जो भी मध्य प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है, वन अभ्यारण्य है, आपको इन दोनों ही पर्वत श्रेणियों में, चाहे वो विंध्याचल हो या सतपुड़ा हो, दोनों पर्वत श्रेणियों में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। इसी पे स्थिति है, बहुत ज्यादा वनों वाला क्षेत्र भी है और वनों के कारण ही यहाँ जनजातीय विशेष का बहुत ज्यादा प्रवास मिलता है और बहुत पूरे भारत में प्रमुख रूप से या बहुत ज्यादा मात्रा में जनजातीय निवास वाला क्षेत्र भी है हमारा मध्य प्रदेश, इसकी प्राकृतिक संरचना के कारण ही, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। देखिए अब हमने सतपुड़ा के विस्तार के बारे में देखा, तो सतपुड़ा कहाँ पर है, जो नर्मदा नदी है उसके दक्षिण में इसका विस्तार है। यह भी जो है अपने 3 भागों में बटा हुआ है, ठीक है, पश्चिमी, मध्य और पूर्वी। तो पश्चिमी हिस्सा में आपको मिलेगा राजपीपला की पहाड़ियां, राजपीपला की पहाड़ियां, महादेव पर्वत आपको मध्य भाग में मिलेगा और मैकाल श्रेणी आपकी पूर्वी भाग में मिलेगा। स्टार्टिंग में मैंने मैप में भी ये चीजें दिखाई थी कि सतपुड़ा 3 भागों में 3 पर्वत श्रेणियों में बटा है। पश्चिमी हिस्सा आपका राजपीपला, मध्य जो है महादेव श्रेणी और पूर्वी हिस्सा आपका मैकाल श्रेणी कहलाता है, ठीक है। तो एक एक करके इन दोनों या तीनों पर्वत श्रेणियों को समझते हैं, ठीक है। पहला राजपीपला श्रेणी, कहाँ पे विस्तार है इसका, पश्चिमी में विस्तार है, पश्चिम भाग में इसका विस्तार मिलेगा। कहाँ से कहाँ तक, गुजरात से बुरहानपुर दर्रे तक इसका विस्तार है। इसकी प्रमुख चोटी कौन सी है, चूलगिरी की चोटी 1215 मीटर हाइट है, बड़वानी जिले में स्थित है, बड़वानी जिले में स्थित है, ठीक है। विशेष यहाँ पे खास बात क्या है, तो यहाँ असीरगढ़ को दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा गया है, ठीक है, दक्षिण का प्रवेश द्वार। इससे रिलेटेड कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे असीरगढ़ का किला है कहाँ पे, ये है आपका बुरहानपुर में, बुरहानपुर जिला में स्थित है, ठीक है। और यहाँ पर असीरगढ़ में ही बना हुआ है एक प्रमुख किला, असीरगढ़ का किला कहलाता है, ध्यान रखिएगा। तो असीरगढ़ का किला ये ऐतिहासिक रूप से बहुत ज्यादा प्रसिद्ध जगह है। क्यों, जब उत्तर भारत में
मुगल बादशाह या दूसरे कोई भी बादशाह शासन करते थे और उन्हें जो है दक्षिण में शासन करना होता था, वहाँ दक्षिण पे युद्ध करना होता था, विजय करना होता था। तो सबसे बीच में आपका पड़ता था बुरहानपुर में असीरगढ़ का किला, जो कि बहुत ही मजबूत संरचना से बनाई गई एक किला है और युद्ध के हिसाब से बहुत अच्छे लोकेशन पे ये स्थित है। ठीक है, इसी वजह से इसे क्या बोला गया, दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा गया। इसके अलावा एक और नाम से इसे जाना जाता है, एक और नाम है क्या, दक्कन की कुंजी। ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा चीजें हैं मैं आपको साथ में बताती जाऊंगी। क्या बताया मैंने कि प्राचीन काल में, ऐतिहासिक काल में जब मुगल बादशाहों को दक्षिण भारत में यानी दक्कन में, दक्षिण भारत यानी दक्कन में प्रवेश करना होता था, वहां पे युद्ध करना होता था, विजय करना होता था, तो उन्हें जो है असीरगढ़ किले को जीतना पड़ता था। सबसे पहले असीरगढ़ किले को ही जीत करके वो उसके माध्यम से वहां प्रवेश कर सकते थे। अब दक्षिण में जाने का मार्ग भी यहीं से गुजरता है, इसलिए इसे दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है। साथ में दक्कन की कुंजी, इसके माध्यम से ही दक्षिण भारत में विजय प्राप्त की जा सकती है, ऐसा उस समय ऐतिहासिक स्थिति बनती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महादेव पर्वत मध्य भाग है, ये किसका, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का मध्य भाग है। विस्तार कहाँ से मिलेगा, खंडवा से लेकर के सिवनी, जिला सिवनी तक, मध्य महाराष्ट्र की सीमा भी इसमें लग जाती है। ठीक है, तो खंडवा से सिवनी तक इसका विस्तार है। इसकी सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ है और धूपगढ़ मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है, ध्यान रखिएगा। तो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हुई, धूपगढ़। कितनी हाइट है इसकी, 1350 मीटर, और कहाँ स्थित है, सतपुड़ा में। सतपुड़ा में कहाँ, महादेव पर्वत पर ये स्थित है। ठीक है, पर्यटन स्थल पचमढ़ी हो गया, चौरागढ़ हो गया, नंदीगढ़ है, ये सभी जो है प्रमुख पर्यटन स्थल है मध्य प्रदेश के, जो महादेव पर्वत श्रेणी पर स्थित है। ठीक है, अगला मैकल पर्वत श्रेणी या मैकाल पर्वत श्रेणी, इसका विस्तार आपको कहाँ से मिलेगा, जहां से आपके महादेव की श्रेणियों का विस्तार समाप्त होता है, वहां से मैकाल शुरू हो जाता है। तो सिवनी से छत्तीसगढ़ तक इसकी पूर्वी सीमा कैसा, अर्धचंद्राकार संरचना बनाती हुई इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कैसा, अर्धचंद्राकार। अगर आप इनमें से कोई भी आपको पूछ दिया जाए कि अर्धचंद्राकार संरचना कौन सी पर्वत श्रेणी बनाती है, तो वो है मैकाल पर्वत श्रेणी। इसे ध्यान रखिएगा। लोकेशन मैंने बताया कि सिवनी से छत्तीसगढ़ तक इसका विस्तार आपको मिल जाएगा। इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी है अमरकंटक। अमरकंटक कहाँ पे, मैकाल पर्वत से निकली हुई है, जिला लगेगा अनूपपुर। अनूपपुर, क्लियर है, मध्य प्रदेश का। आगे बहुत से यहाँ नदियों का उद्गम आपको मिलेगा, कौन सी, जैसे प्रमुख नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है नर्मदा नदी, उसका उद्गम यहीं से हुआ है, मैकल पर्वत से, अमरकंटक से। दूसरा सोन नदी, जोहिला, और बाकी इन सभी की जो भी सहायक नदियां हैं, सभी का उद्गम स्थल है आपका मैकल पर्वत श्रेणी। ठीक है, किराड़ घाटी हो गया और अचान कमार, ये प्रमुख घाटियां हैं जो मैकल पर्वत श्रेणी पर स्थित हैं। तो यहाँ पर हमने क्या क्या देख लिया, यहाँ पे विंध्याचल पर्वत श्रेणी, उसके प्रमुख हिस्से को हमने यहाँ पर देख लिया। उसके अलावा सतपुड़ा 3 हिस्सों में बटा हुआ है, उसे हमने देखा। राजपीपला, महादेव, मैकल पर्वत श्रेणी। ठीक है, किसकी स्थिति कहाँ है, कहाँ पर किस विस्तार है, सर्वोच्च चोटी कौन सी है। इसके अलावा आप यहाँ पर फिर से सर्वोच्च चोटी को एक बार एक नजर में देख सकते हैं। कैसे, देखिए, सबसे ऊंची चोटी आपकी कौन सी है, धूपगढ़। तो धूपगढ़ 1350 उसकी हाइट है। एक नजर में सारे पर्वत चोटियों को भी हम यहाँ देख लेते हैं। धूपगढ़ कहाँ स्थित है, पचमढ़ी में। ये सतपुड़ा पर्वतमाला में महादेव पर्वत पर स्थित है। ठीक है, और मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी भी है, ध्यान रखिएगा, सतपुड़ा के साथ साथ। दूसरा, चूलगिरी पहाड़ी बड़वानी जिले में स्थित है, 1215 मीटर इसकी हाइट है और राजपीपला पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है ये। फिर सिद्ध बाबा 1172 मीटर इसकी हाइट है, भांडेर के साथ साथ बुंदेलखंड के पठार की सर्वोच्च चोटी है। इसके अलावा सद्भावना के बारे में मैंने बताया था कि सद्भावना जो है आपकी क्या है, भांडेर की सबसे ऊंची चोटी है, 752 मीटर इसकी हाइट है। गुडविल पीक के नाम से इसे जाना जाता है। लेकिन जब भी बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे तो सिद्ध बाबा आएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, लास्ट है आपका सिगार चोटी, ये आपको इंदौर में मिलेगा। मालवा के पठार पे स्थित ये प्रमुख पर्वत की चोटी है, जिसकी हाइट है 881 मीटर। तो यहाँ पर हमने मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्वत चोटियों के बारे में देख लिया। ठीक है, चलिए
लास्ट है, खत्म हो गया सारी चीजें। एक नजर में हम वापस से विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पर्वत को देख लेते हैं कुछ कुछ कंडीशन या स्थितियों के साथ में। कौन कौन से आधार ले लेते हैं, जैसे स्थिति की बात करें तो स्थिति हमने कहाँ देखा था, जल्दी से रिवाइज कर रहे हैं, सारी चीजों को देख लीजिए। विंध्याचल कहाँ है, नर्मदा के उत्तर में इसका विस्तार है। सतपुड़ा कहाँ पे है, नर्मदा नदी के दक्षिण में इसका विस्तार है। ठीक है, प्रकृति की बात करें तो कैसा है, अवशिष्ट या आंशिक खंड पर्वत है। अवशिष्ट पर्वत कौन सा है, विंध्य पर्वत। हमने बताया था कि प्राचीन पर्वतों के अपर्दन के कारण जो बचा हुआ हिस्सा है वो निर्मित होता है, विंध्य पर्वत श्रेणी को बोला गया है अवशिष्ट पर्वत। ठीक है, लेकिन आंशिक रूप से खंड पर्वत भी है और पूरी तरह से खंड पर्वत है आपका सतपुड़ा। तो ये इनकी आकृति या प्रकृति है जैसे ये बनी हुई है। सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो विंध्याचल की सद्भावना, जिसे गुडविल पीक कहा गया है, 752 मीटर हाइट है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, 1350 मीटर इसकी हाइट है। प्रमुख नदियां इस क्षेत्र में चंबल, बेतवा, केन, बनास ये सारी बहती हैं और सतपुड़ा में नर्मदा, ताप्ती, सोन, जोहिला आदि और उनकी बहुत सारी सहायक नदियां जिसमें आपको हथिनी, शेर, दूधी, शक्कर ये सब मिलेंगी। खनिज की अगर हम बात करें, खनिज संपदा, तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी में आप चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, इनसे संबंधित खनिज आपको मिल जाएंगे, यही मुख्य रूप से है। तो इनसे संबंधित उद्योग भी आपको मिलेंगे इस क्षेत्र में। जब हम उद्योगों के बारे में पढ़ेंगे तो उसको भी डिटेल करेंगे। ठीक है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में बात करें तो कोयला, मैंगनीज, बॉक्साइट, तांबा, इस तरह के खनिजों के लिए सबसे ज्यादा प्रमुख सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, ध्यान रखिएगा। अब पर्वत पत्थर वगैरह या पठार के क्षेत्र के रूप में हम देखें तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। ठीक है, विशेष बात क्या है कि उत्तर दक्षिण की प्राकृतिक सीमा और जलप्रपात के लिए जाना जाता है विंध्य पर्वत श्रेणी। वहीं सतपुड़ा पर्वत की बात करें तो सघन वन्य जीव, पचमढ़ी हिल्स स्टेशन यहाँ पर स्थित है। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी कहाँ पे, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी पे स्थित है। वन्य जीव अभ्यारण्य, नेशनल पार्क, इसके लिए भी आपका सतपुड़ा सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा। तो ये दोनों पर्वत श्रेणियों को हमने यहाँ पे डिटेल में समझ लिया। अब कुछ वन लाइनर फैक्ट्स हैं ये पर्वत श्रेणियों से संबंधित, उसे भी हम देख लेते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसे भी देखिएगा। मध्य प्रदेश की पहला है, जैसे मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़, हमने देख चुका है कि 1350 इसकी मीटर हाइट है पचमढ़ी में और जिला होशंगाबाद लगता है। दूसरा फैक्ट है ताजी हिल्स, ये बालाघाट में स्थित है। तमेटा या तमेटा लिखा है, कहीं कहीं इसका नाम लम्हेटा लिखता है, मिलता है लम्हेटा। ठीक है, तो हिल्स जो है जबलपुर में स्थित है। अब इसके अलावा आपका कौन कौन सा है, भेड़ाघाट भेड़ाघाट या फिर आपका अरेरा हो गया। ठीक है, ये सभी आपके स्थित है। अरेरा ध्यान रखिएगा वहां पे भोपाल अभी हम आगे देखेंगे, नीचे कहीं पे दिया होगा, भोपाल में है अरेरा। ठीक है, गोपाचल पर्वत पर ग्वालियर का किला स्थित है। ठीक है, मैकाल रेंज में सर्वाधिक खनिज मिलते हैं, कहाँ पे, मैकाल पर्वत श्रेणी में सबसे ज्यादा खनिज मिलते हैं। और मैकाल किसका हिस्सा है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। त्रिकूट पर्वत मैहर पर शारदा माता का मंदिर स्थित है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार पूछा जाता है कि ये जो पर्वत श्रेणी है यहाँ पे कौन सी माता का या किस देवी देवता के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, किनको समर्पित है। ठीक है, भारत के राष्ट्रगान में मध्य प्रदेश के पर्वत का नाम आता है विंध्य हिमाचल पर्वत। ठीक है, तो विंध्याचल का नाम उसमें आता है, ध्यान रखिएगा। विंध्याचल पर्वत श्रेणी में चूना पत्थर सबसे ज्यादा पाया जाता है, वहीं जिससे यहाँ पर क्या सीमेंट की फैक्ट्रियां आपको देखने को मिल जाएंगी। सतना में आपको सीमेंट की प्रमुख पर्वत से जो आपको क्या मिल जाएगा, वहां पे फैक्ट्री मिल जाएगी सीमेंट की। क्यों, क्योंकि यहाँ पे चूना पत्थर, बलुआ पत्थर बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, भंधराज पर्वत यह पहाड़ी मध्य प्रदेश के सतना जिले के कहाँ पे, रामनगर तहसील में देवराज नगर में स्थित है। ध्यान रखिएगा किसकी बात कर रहे हैं, भंधराज पर्वत है, कहाँ पर है, आपके मध्य प्रदेश के सतना जिले में ये स्थित है। ठीक है, आगे बढ़े। भोपाल शहर 5 पहाड़ियों पर स्थित है, कौन कौन सी है वो 5 पहाड़ियां, श्यामला हिल्स, न्योरी हिल्स, अरेरा हिल्स, कटारा और ईदगाह पर्वत श्रेणी। इन छोटी छोटी पर्वत श्रेणियों पर ही स्थित है आपका कौन सा, भोपाल पूरा शहर। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारी झीलें आपको मिल जाएंगी, उसकी झीलों का शहर भी कहा जाता है, बहुत सारी झीलें यहाँ पर स्थित हैं। लास्ट फैक्ट है आपका, मालवा की उच्चतम चोटी सिगार चोटी, मालवा की सबसे ऊंची चोटी सिगार चोटी है, 881 मीटर जिसकी हाइट है, कहाँ है, इंदौर जिले में स्थित है।
तो ये कुछ एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट फैक्ट थे जो हमने पर्वत श्रेणियों के बारे में देख लिया। उम्मीद करती हूँ सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी और हमारी क्लासेस इसी तरह से कंटिन्यू आती रहेंगी। तो पढ़ते रहिएगा और फिर अपनी तैयारी बनाए रहिएगा, ठीक है? चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, टेक केयर।